Assalamu alaikum. I'm Nareen Iskir, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about ecological pyramids in ecosystem. Basically, in last lecture we have discussed food chain, food web, as well as हमने different types of ecosystem study किया था. Now ecology का जो इसी से ही interlinked next topic है वो है ecological pyramids, यानी हर trophic level पे energy किस form में transfer हो रही है. This is basically our focus. And now we will study in detail and also discuss some important MCQs relevant to competitive exams of ecological pyramids. And now, what are ecological pyramids? Basically, ecological pyramids हैं क्या? तो इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे 5 पेपर्स में. बेसिकली ecological pyramids are graphical representation of the trophic structure ecosystem. तो जब ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ये कौन शेप फॉर्म में, तो इस तरह का एक पिरामिड शेप बनती है जिसकी बॉटम पे जो है वो ब्रॉड होती है और नॉर्मली उसकी जो टिप है वो शॉर्ट और नैरो होती है. तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, लेकिन ये फिक्स नहीं है. इसको कहते हैं, जब हम आगे जाके इकोलॉजिकल पिरामिड्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो हेयर यू कैन सी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स या डिफरेंट लेवल्स पे जो है कुछ की जो है वो टिप ज़्यादा ब्रॉड होती है, उसको कहते हैं इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड. इसी तरीके से अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड है, तो वो जिसमें जो है इनकी डिफरेंट शेप्स हैं. तो नॉर्मली एमसीक्यूज उस लेवल से आते हैं और स्टूडेंट्स मोस्टली जस्ट एक इंटरमीडिएट लेवल की और एफएससी लेवल की बुक्स को कवर करते हैं और उनके अंदर जैसे इसकी डेफिनेशन डायग्राम और कुछ लेवल्स को डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन इनकी डिफरेंट टाइप्स रेलिवेंट टू डिफरेंट शेप्स और हर लेवल पे कौन से ऑर्गेनिज्म की क्या वेटेज है, इनसे एमसीक्यू बेसिकली पास पेपर्स में आ जाते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं फिर उनसे कंफ्यूज हो जाते हैं. नॉर्मली इसकी शेप तो एक पिरामिड शेप है, लेकिन इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं. फर्स्ट वन है pyramid of number, then pyramid of biomass and pyramid of energy. मीन्स जब हम ऑर्गेनिज्म के नंबर के बेस पे जो है वो पिरामिड को ड्रा करते हैं उसको कहते हैं pyramid of number. जब हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के ओवरऑल वेट बायोमास, जिस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिस तरह एलिफेंट हैं, लाइन्स हैं, इनका ज़्यादा बायोमास है एज कम्पेयर टू वो एनिमल्स जिसमें जस्ट इंसेक्ट्स आ रहे हैं या फिर हर्बीवर्स आ रहे हैं या फिर स्मॉल एनिमल्स आ रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में दूसरे वाला जो बायोमास है वो ज़्यादा होगा. सिमिलरली pyramid ऑफ एनर्जी जिसमें एनर्जी के ट्रांसफर के ऊपर फोकस होता है, तो बेसिकली इस बेस पे pyramid's की शेप्स भी डिफरेंट है. सो फर्स्ट वन इज pyramid ऑफ नंबर. इसकी डेफिनेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की पर यूनिट एरिया पे एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. और यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो ये हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इसकी बेस में आते हैं, जिस तरह हर्बीवर्स होंगे और इससे पहले प्लांट्स होंगे जो कि एक्ट करते हैं प्रोड्यूसर, ये नॉर्मली बॉटम पे होते हैं. इन लास्ट लेक्चर हमने इसी टर्म को कहा था कि इन्हें हम बेसल स्पॉट्स भी कहते हैं या बेसल स्पीशीज भी कहते हैं जो कि बॉटम पे होते हैं. और लोअर नंबर्स जो है इसके टॉप पे होते हैं, नॉर्मली कार्निवर्स होते हैं जिन्हें हम टॉप प्रीडेटर्स भी कहते हैं. तो ये दोनों टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, तो इन पे जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी टर्म से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है. हियर यू कैन सी एग्जांपल ऑफ pyramid ऑफ नंबर कि इसके बेस पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर एट द एंड जो इसके कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो क्वांटिटी में कम होते जाते हैं. एंड देन pyramid ऑफ एनर्जी. अब जो pyramid ऑफ एनर्जी है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, सबसे पहले तो यही कि रूल ऑफ 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर. ये बहुत टाइम रिपीटेड एमसीक्यूज है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर, आइदर 10, 5, 20, 50. तो बेसिकली वो है 10%. सिमिलरली इसकी एग्जांपल में जो है हर ट्रॉफिक लेवल पर डिफरेंट परसेंटेज भी हैं एनर्जी ट्रांसफर की, लाइक इस तरह कितने परसेंट सनलाइट अब्जॉर्ब हो रही है और कितने परसेंट वो बैक टू इन्वायरमेंट जा रही है, कितने परसेंट अर्थ उसको अब्जॉर्ब कर रहा है. तो ये आपको जो है वो किसी अच्छे एडवांस लेवल की बुक में मिलर हार्ले में मिल जाएगी, वर्डमैन अग्रवाल में मिल जाएगा ये परसेंटेज ऑफ एनर्जी का चार्ट. मोस्टली पिरामिड की फॉर्म में डायग्राम बनाई होती है, तो देन यू कैन इजीली टैकल एमसीक्यूज रेलिवेंट टू pyramid ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके किसी भी फेज से जो है वो एमसीक्यूज आ सकता है. एंड देन नेक्स्ट वन इज डायग्राम ऑफ एनर्जी pyramid एज वेल एज बायोमास. तो बेसिकली जो बायोमास होता है एनर्जी का नॉर्मली जो ट्रांसफर है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आएंगे. जब हम बायोमास की बात करते हैं वो नॉर्मली ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक है और इसका
बायोमास को कैलकुलेट करने का एक यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ जाता है कि बायोमास इज कैलकुलेटेड एज, so basically mass of each individual multiplied by number of individuals at trophic level, कि कितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ट्रॉफिक लेवल पे और उनका मास क्या है, उनका वेट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल बायोमास निकल रहा है, जो कि है क्या, पर यूनिट एरिया पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ये फार्मूला मेमोराइज कर लें, क्योंकि नॉर्मली मास की जगह कुछ भी हो सकता है, वेट हो सकता है या फिर इसके अलावा वेलोसिटी हो सकती है, तो वो टर्म से कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। देन नेक्स्ट वन इज एनर्जी एंड बायोमास पायरामिड टुगेदर। अब इन दोनों के अंदर एक सेम मैकेनिज्म है, एनर्जी में भी और बायोमास में भी। वो ये है कि नॉर्मली इसकी जो बॉटम होती है वहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है और इसके टॉप पे कम है। मीन्स ये विद एल्टीट्यूड या यूँ कह लें ऑन इंक्रीजिंग टॉप जो है इसके ऑर्गेनिजम्स भी डिक्रीज होते रहते हैं और एनर्जी ट्रांसफर भी डिक्रीज होता रहता है, जबकि जो पैरामिड ऑफ नंबर है वो डिफरेंट है। जिस तरह अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, एक्वेटिक फूड चेन में, तो वहाँ पे जो है एनर्जी लॉस डिफरेंट है। यानी वहाँ पे बॉटम में देखिए नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ओशन की डेप्थ पे ना तो सनलाइट है और ना ही ज़्यादातर उसके अंदर फूड प्रिपेयर हो सकती है, फोटोसिंथेसिस है, तो जाहिर सी बात है जब फूड ही नहीं है, स्टार्ट पॉइंट ही नहीं है, वहाँ से फूड चेन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो उसके बॉटम पे जस्ट डेट्रीवर्स होते हैं जो कि कम नंबर पे है। तो उसके बाद आस्ता आस्ता टॉप पे जब जाते हैं जहाँ पे सनलाइट आती है वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, बहुत से जू प्लैंक्टन्स भी हैं, फिर उन पे फीड करने वाले बहुत से एनिमल्स भी हैं, तो उसके टॉप पे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि in aquatic food chain, the number of organisms या ratio of organisms from bottom to upward या with altitude is dash। तो क्या वो जो है फ्रॉम लो टू हाई है या फिर इंक्रीजेज है डिक्रीजेज है, दोनों तरीकों से हम इससे गुजार सकते हैं। तो वो ऑप्शन है बेसिकली लो टू हाई। और अगर इंक्रीजेस का भी उन्होंने बोथ ए एंड बी दिया हुआ है तो वो भी हो सकता है कि बॉटम पे कम है, आस्ता आस्ता टॉप पे ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। अगर आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो ये ज़्यादा इसी तरीके से ट्री की एग्जांपल आ जाती है। पास्ट पेपर में एक बार एमसीक्यू ट्री का आया हुआ है। अब ट्री की भी जो टॉप है हमें पता है बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स हैं वहाँ पे, ज़्यादातर बर्ड्स उस पर फीड करते हैं एज कम्पेयर टू ट्री की बॉटम पे। उस पर रूट पे जस्ट कुछ माइक्रोब्स और फंजाई वगैरह ही होंगे, लेकिन उसकी जो टॉप है वहाँ पे ज़्यादा बायोमास है, ज़्यादा फौना है। तो इस वजह से उसका भी जो है वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर पायरामिड बॉटम पे ही लार्ज होगा और टिप उसकी स्मॉल होगी, तो कुछ उसके एक्सेप्शनल केसेस हैं और नॉर्मली जब उनके एमसीक्यूज आते हैं तो स्टूडेंट्स को उनका आइडिया नहीं होता। एंड हेयर इज बेसिकली एनर्जी पैरामीटर बताया हुआ है और उसका भी जो है ये 1/10 की रेशो। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। बेसिकली ह्यूमन का भी इम्पैक्ट इकोसिस्टम से रिलेटेड, जब हम ये फूड चेन फूड वेब और एनर्जी पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं। फर्स्ट वन है मोनोकल्चर। बेसिकली हैबिटेट जितना भी ज़्यादा है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है बाय जो है डिफरेंट मैन मेड एक्टिविटीज से, जिसमें है जिसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। इसमें जो है जिसमें हम दूसरा फूड डिफरेस्टेशन है, ग्रासलैंड्स को ख़त्म कर रहे हैं, लॉन्स बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो मोनोकल्चर लैब बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली एक खास स्पीशी का खास हैबिटेट होता है। जिस तरह अब आजकल इंडस डॉल्फिन जो है वो इंडस रिवर में जो है वो इंडेंजर्ड है, सिर्फ इस वजह से कि हम उस रिवर पे बहुत से बिराजेस बना चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पे वाटर लेवल प्रॉपर नहीं है, इसके अलावा पोल्यूशन है, तो वो जो फिश है डॉल्फिन जो है बेसिकली उसको सफोकेशन की वजह से या डिफरेंट नेट्स में फंसने की वजह से जो उसकी ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है। एंड देन इसी से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है बायोमैग्निफिकेशन। ये जब हम अगेन डिटेल से स्टडी करेंगे बायो रेमिडिएशन का कोर्स, तो उसके अंदर भी ये टर्म्स आ जाती हैं। लेकिन बायो के टेस्ट में जो बायो मैग्निफिकेशन है, बायो फॉर्मुलेशन है, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो अगर तो आपको इन दोनों टर्म्स का मेन डिफरेंस पता है तो आप इसके एमसीक्यूज को इजीली टैकल कर सकते हैं। आपको लास्ट ईयर के पीपीएससी लेक्चरशिप में भी, इसके अलावा एफपीएससी लेक्चरशिप में भी एमसीक्यूज मिलेंगे कि बेसिकली डेफिनेशन होती है, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या ये बायो फॉर्मुलेशन है या फिर बायो मैग्निफिकेशन है। तो नॉर्मली इसको हम फूड चेन फूड वेब और एनर्जी पैरामिड से रेलिवेंट इसलिए स्टडी करते हैं
कि अगर तो किसी खास सब्सटेंस का जो है वो अकोमुलेशन है, उसका जमा हो जाना है एक खास ट्रॉफिक लेवल पे, जस्ट वो प्रोड्यूसर लेवल है या फिर कंज्यूमर लेवल है या फिर डिकम्पोजर लेवल है, एक खास ट्रॉफिक लेवल पे किसी भी सब्सटेंस का राइज कर जाना, वो कोई मेटल हो सकता है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकती है। तो यानी नॉर्मली इसके अंदर मेटल्स वगैरह या फिर जैसे डीडीटी है, पीसीबी है, लेड है, मर्करी, पोल्यूशन, यानी इस तरह की कोई भी सब्सटेंस सिर्फ एक ही ट्रॉफिक लेवल पे एक ही खास ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो उसका लेवल राइज होता है तो उसको कहते हैं बायो अकोमोलेशन, कि अकोमोलेट हो रही है एट वन ट्रॉफिक लेवल। लेकिन जब डेफिनेशन के अंदर ये बात हो कि इन्हीं सब्सटेंसेस की मूवमेंट फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, मोस्टली फूड चेन या फूड वेब की बात जब होती है, जब वो एक से आगे नेक्स्ट में पास ऑन होती है, फिर इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो नॉर्मली इससे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज आपको पास पेपर्स में मिलेंगे और वो इसी तरीके से होते हैं कि अगर तुम ये आ जाए कि द टाइप ऑफ accumulation in which toxic metals like DDT starts accumulating and pass on from one trophic level to another is called, तो उसको कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन। जब भी एक से नेक्स्ट में पास ऑन होगी, जिस तरह मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है फिशेस की, कि जब हम टॉक्सिक वाटर में जो है वो हर्बीवर्ड्स हैं, कोई प्लांक्टन्स फीड हो रहे हैं, उन्हीं पे ही फिशेस फीड हो जब करेंगी। इसी तरह कोई स्मॉल जो है श्रिम्प वगैरह खाते हैं, फिर उन श्रिम्प को आगे कोई फिश खाती है, फिर उस फिश को आगे हम खाते हैं। तो वो सारी की सारी पेस्टिसाइड जो है वो पास ऑन होकर हाई ट्रॉफिक लेवल यानी हम ह्यूमन बींग्स तक आ जाती है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना, इनसे आपको बहुत से एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में मिल जाएंगे। So here is also a basic keyword difference between bioaccumulation, biomagnification as well as extinction of species। क्योंकि जाहिर सी बात है जब बायोमैग्निफिकेशन आ जाता है तो इसका रिजल्ट जो है फिर वो extinction of species ही है। And now here are some MCQs relevant to ecological pyramids. So first one is the 10% energy transfer law of fortune was given by। वी ऑल नो डैट कि 10% एनर्जी ला है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर, लेकिन इसको किस साइंटिस्ट ने दिया है ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। टेंसले ने इकोसिस्टम की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। देन स्टानले, वेसमैन एंड लिंडमैन। तो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ 10% ऑफ एनर्जी मोस्ट कॉमन है, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया है वो है लिंडमैन। तो इस तरह के जब एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं होता। And now the mass of living material at a trophic level at a particular time। तो अब पर्टिकुलर टाइम में जो ट्रॉफिक लेवल का मास होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टैंडिंग ग्रोथ। इस तरह ये इनसे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट टर्म्स से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन अ बायोटिक कम्युनिटी। सो बायोटिक कम्युनिटी में जब डिफरेंट लेवल्स की बात की जाए और साथ साथ डिफरेंट स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। पैरामिड कह नहीं सकते। डाइवर्जेंस जो सेपरेट होता है, जोनेशन भी नहीं है, वो एक खास जोन की बात की जाती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है डिफरेंट लेवल डिफरेंट स्पीशीज की, तो इस टाइप की बायो कम्युनिटी को कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। और ये टर्म भी इसी से रिलेटेड है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। Now which of the following is the most stable ecosystem? So most stable ecosystem कौन सा है? डेजर्ट है, ओशन है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। सो डेट इज ओशन। ओशन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि जैसा डेजर्ट उसमें एयर का, टेम्परेचर का, विंड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, फॉरेस्ट में भी, माउंटेन्स में भी। लेकिन ओशन हमें पता है वाटर जो है उसके अंदर कम इफेक्ट्स होते हैं। So it is considered most stable one। And next MCQs in our terrestrial ecosystems such as forest, the maximum energy is in which trophic level? तो maximum energy terrestrial ecosystem में होती है trophic level 1 पे, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है प्रोड्यूसर लेवल पे, फिर वहाँ से आगे आस्ता आस्ता फिर डिक्रीज होती जाती है। हमने पहले कहा था जिस तरह से बायोमास डिक्रीज होता है उसी तरीके से एनर्जी लेवल भी डिक्रीज होता जाता है। तो ये एनर्जी लेवल और इसके साथ जो पायरामिड है ऑफ बायोमास, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। तो इसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल 1। तो इनको T1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इनको कंफ्यूज नहीं होना। एंड देन द लास्ट एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो बायोलॉजिकल कम्युनिटी का हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें एक पूरी की पूरी हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन की एट डिफरेंट लेवल में डिफरेंट स्पीशीज, तो उसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोलॉजिकल कम्युनिटी की, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं की ही डिस्ट्रीब्यूशन पे डिसाइड होगा कि फूड चेन क्या होगी और फूड वेब क्या होगी।
So hope you can get my point. So wish you good luck for your preparations and stay connected for upcoming lectures.